ठीक है, तो हम बात कर रहे थे अलग अलग जो हमारा लेवल है उसके स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं आपके सामने हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स हैं, ये केमिकल लेवल है हमारा। फिर आगे बढ़ते हैं तो सेलुलर लेवल आता है जहाँ पे आपको एक सेल दिख रही है। फिर सेल्स बहुत सारी एक जैसी सेल जो हैं कंबाइन हो जाती हैं तो टिश्यू बना देती हैं, टिश्यू लेवल आ गया। वो एक एक एग्जाम्पल है जो आपके सामने लिखा है, स्मूथ सेल और स्मूथ मसल टिश्यू, क्योंकि अलग अलग टाइप के भी टिश्यू होते हैं। वो फर्दर जब आप टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ टिश्यूज पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद कई सारे टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बना देते हैं, तो ऑर्गन लेवल हम इसको कहते हैं, फॉर एग्जांपल स्टमक। और कई सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बना देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फिगर में लिखा है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम। और यही सारे सिस्टम्स कंबाइंड हो जाते हैं जब, तो एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं। तो ये आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है कि जो हमारे लाइफ है ह्यूमन बीइंग की, उसके क्या अलग अलग लेवल्स बने हुए हैं, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को तो आप पूछ सकते हैं। चीज़ों को आप कॉन्सेप्चुअलाइज करते जाइएगा, समझते जाइएगा। जहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन होती है आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होंगी और सिंपल चीज़ें जब समझ में आएंगी तभी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आप समझ पाएंगे। आज कनेक्टिविटी भी मुझे लगता है कि अच्छी है, तो वॉइस भी काफ़ी क्लियर ही जा रहा होगा आप लोगों को। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। On a smaller scale, even than the cell, all living matter is made up of chemical building blocks. The basis of anatomy is therefore a chemical one, and before we study the cell, we must consider briefly some aspects of chemistry and biochemistry. तो सेल को पढ़ने से भी पहले थोड़ा सा केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। अब इससे पहले भी हमने देखा कि एटम्स का कुछ डेफिनेशन आपने देखा, उस तरीके की चीजें यहाँ पे भी हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। द एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। सबने एलिमेंट सभी लोग जानते होंगे क्या होता है। दैट कैन एग्जिस्ट एज ए स्टेबल एंटिटी, मीन्स एटम ही वो स्मॉलेस्ट थिंग है इस पूरे यूनिवर्स में जो एक स्टेबल एंटिटी की तरह रह सकता है। उसको सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी आप कह सकते हैं पूरे यूनिवर्स का, ठीक है। An element is a chemical substance whose atoms are all of the same type. अब ये एक ही तरह के जो एटम्स होते हैं ये सारे कंबाइंड होकर के एक एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है। अब चूंकि सभी जितने भी आपके एक जैसे एटम्स हैं वही मिलके एक कंबाइंड होके एक एलिमेंट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने है आयरन, जिसमें केवल उसी के एटम्स होते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स होते हैं। और जब एक से ज्यादा एलिमेंट एक साथ मिलते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो आयरन की, तो इसका केमिकल जो होता है, केमिकल नेम Fe होता है। आप फेरिक ऑक्साइड वगैरह अगर पे जाएं तो वो एक कंपाउंड हो गया, मीन्स उसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एड अप हो गए, ठीक है। यानी ग्रॉस स्ट्रक्चर इसका क्या है, पहले एटम्स, एक जैसे एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना दिए, ठीक। कई सारे मॉलिक्यूल मिलके एक कंपाउंड बना दिए, ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं। कंपाउंड्स कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, मीन्स एक से ज्यादा तरीके के एटम्स एक साथ कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर हो गया, जैसे H2O, मीन्स हाइड्रोजन के कितने एटम्स कंबाइन होते हैं। केमिकल फॉर्मूला वाटर का क्या है तो बताएगा। H2O। हाँ, H2O, ठीक है। दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एटम्स कंबाइन होते हैं एक ऑक्सीजन के एटम, ठीक है। तो ये हो गया कंपाउंड।
अब आगे अगर हम देखें, देयर आर 92 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, बॉडी स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ a great variety of combination of 4 of these elements। मीन्स अब वो सारे जो एलिमेंट्स हैं उसमें से लगभग 4 हमारे बॉडी के में बहुत ही मीन्स अहम योगदान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो देख लीजिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी है और मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे बॉडी का। ठीक है, इन एडिशन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर्स आर प्रेजेंट। कुछ और भी हैं जो कम अमाउंट में रहते हैं। कलेक्टिविटी डिस्क्राइब्ड एज मिनरल सॉल्ट्स, बहुत सारे हैं, उसको भी आपने पढ़ा होगा अगर तो देखेंगे, बहुत सारे और भी एलिमेंट है, जैसे पोटेशियम है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वो भी आगे। हाँ बताइए। आवाज नहीं आ रही, फ्लक्चुएट हो रही बहुत ज्यादा। मेरी आवाज आ रही है अब सभी को? बता दीजिएगा, बीच में मैं पॉज कर दूंगा अगर आवाज फ्लक्चुएट होगी तो। सर नहीं आ रही बिल्कुल। बाकी सबको भी नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। कनेक्टिविटी इशू होगा, हो सकता है थोड़ा सा आपके एंड से। मुझे लगता है अब आ रही होगी आवाज। आवाज आ रही है सभी को मेरी? तो आगे कंटिन्यू करें। यस सर। चलिए, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 92 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स है, उसमें से मेन जो हैं 4 हमारे बॉडी में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और कुछ और भी हैं जो इनके कंपैरेटिवली थोड़े कम अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम्स आर मेनली एम्प्टी स्पेस विद अ टाइनी सेंट्रल न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सराउंडेड। मीन्स एक एटम क्या होता है, उसमें एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ ऑर्बिट करते रहते हैं। इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है। ये आप आगे देख भी सकते हैं। ये एक एटम है, और ये जो आपको ये दिख रहे हैं, ये उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। और कोई भी एक एटम जो होता है उसका एक प्रॉपर्टी होता है कि वो हमेशा ऑक्टेट स्टेट में पहुंचना चाहता है, स्टेबिलिटी की तरफ पहुंचना पड़ता है चाहता है। तो इसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें जब उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे तो वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाएगा। जैसे जितनी इनर्ट गैसेज होती हैं वो ऑक्टेट स्टेट जब आप उसका देखेंगे तो आपको इससे और इसको क्लियरली समझ पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे नहीं जाना है, एक क्रॉस स्ट्रक्चर की तरह आपको बस इसको समझना है कि इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, वो एटम होता है। ठीक है, अब इसमें एटम्स में 3 चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन पे कैसा चार्ज होता है, आप में से कोई बताएगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? न्यूट्रल होते हैं। कोई चार्ज नहीं होता सर, न्यूट्रल होता है। वेरी गुड। इसका मतलब आप सभी लोग इन सारे टर्म से एसोसिएटेड रहे हैं इससे पहले, ये अच्छी बात है, आपके लिए चीजें और सिंपल रहेंगी। ये आपने देख ही लिया। These some atomic particles differ also in terms of their mass. ठीक है, electrons are so small that their mass is negligible, but the bigger neutrons and protons carry 1 atomic mass unit each. ठीक है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर ये दो चीजें होती हैं किसी भी एलिमेंट की। तो आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा, ये सारी चीजें उसमें आएंगी आपकी। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा गया है कि इनका जो वेट होता है, या आप मास कह सकते हैं, मास ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, तो मास बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, और बाकी सबको हम एक प्रोटॉन को 1 यूनिट मानते हैं। ठीक है, और चार्ज जो आपके सामने लिखा है वो आपने बता ही दिया कि किसमें नेगेटिव होता है, किसमें पॉजिटिव होता है। ठीक है,
ये आवाज थोड़ी सी आ रही है कहीं से, डिस्टर्बेंस को थोड़ा म्यूट कर दीजिए। इसके हेमंत सुमित। हाँ ठीक है, चलिए सुमित ने म्यूट कर दिया। चलिए तो फिर आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर एंड वेट के बारे में बात करते हैं। The thing that makes one element different from another is the number of protons in the nuclei of its atom. यही एक एटम को दूसरे से अलग बनाता है। For instance, hydrogen has only 1 proton per nucleus, oxygen has 8 and sodium has 11. ठीक है, इससे ये एक दूसरे से अलग होते हैं। इसलिए आपने केमिस्ट्री में जब इसको पढ़ा होगा तो इसका जब आप फॉर्मूला लिखते हैं केमिकल, तो सबके सामने अलग अलग न्यूमेरिकल स्कोर लिखते हैं। ठीक है, वही इसके बारे में डिस्क्राइब करता है, उसके एटॉमिक नंबर के बारे में। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। मीन्स जितने प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में होंगे वो एटॉमिक नंबर होगा। और जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या जोड़ दी जाएगी वो क्या हो जाएगा, उसका एटॉमिक, क्या बोलेंगे उसको, मास। एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, या वेट भी आप यहाँ पे लिखा हुआ वो भी आप कह सकते हैं। द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब एटम्स के बारे में बात हो गई, एटॉमिक नंबर के बारे में बात हो गई, एटॉमिक मास के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं आइसोटोप्स की। ये क्या होते हैं? These are atoms of an element in which there is a different number of neutrons in the nucleus. Means उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स का नंबर वेरी करता है, अलग अलग होता है। This does not affect the electrical activity of these atoms because neutrons carry no electrical charge, but it also affects their atomic weight. ठीक है, वो उनके चार्ज पे तो इफेक्ट नहीं डालता क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रली चार्ज होते हैं, लेकिन ये उसके एटॉमिक वेट पे मींस चेंज कर देता है उसको। फॉर एग्जांपल, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। द मोस्ट कॉमन फॉर्म हैज 1 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड 1 ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक, अनदर फॉर्म ऑफ ड्यूटेरियम हैज 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। A third form, tritium, has 1 proton and 2 neutrons in the nucleus and 1 orbiting electron. These 3 forms of hydrogen are called isotopes. ठीक है, यानी उनका जो चेंज आ रहा है वो किस में आ रहा है? बताइए, चेंज किस में आ रहा है आइसोटोप्स में? क्या वेरी कर रहे हैं? मास डिफरेंट कर रहा है, वेट। तो उसमें ये वेट कौन बढ़ाता है? न्यूट्रॉन्स बढ़ाते हैं या प्रोटॉन्स? सर न्यूट्रॉन्स बढ़ने से होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट ये भी समझ में आ गया हो कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। ये आप देख सकते हैं फिगर के थ्रू भी। ठीक है, ये सारे किसके आइसोटोप्स हैं? हाइड्रोजन। ठीक है, इनका अलग अलग नाम भी दिया गया है। पहले वाले का नाम क्या है? हाइड्रोजन। दूसरे का? ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम। ठीक है, वेरी गुड। ट्राइटेरियम। चलिए आगे हम चलते हैं, बात करते हैं मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स की। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली कंबाइंड। मींस जब 2 या उससे ज्यादा एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। द एटम्स मे बी ऑफ द सेम एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, ए मॉलिक्यूल ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन O2 कंटेन्स 2 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, यानी एक ही जैसे 2 है। मोस्ट मॉलिक्यूल्स हाउएवर कंटेन 2 और डिफरेंट एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल वाटर, इसमें क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल में
दो एलिमेंट एक साथ मिल रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपको क्लियर है इससे, इसके केमिकल फॉर्मूला से कि कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन में मिल रहे हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल इज रेफर्ड टू एज अ कंपाउंड। जब दो या उससे ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो उसको हम, जो रिजल्ट हमारा मिलता है या प्रोडक्ट जो हमें मिलता है, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। ठीक, कंपाउंड्स दैट कंटेन द एलिमेंट कार्बन आर क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक एंड ऑल अदर्स एज इनऑर्गेनिक। मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन एसोसिएटेड होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। और जिसमें कार्बन नहीं होता है उसको हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। और हमारी ह्यूमन बॉडी में इनऑर्गेनिक। दोनों तरीके के कंपाउंड होते हैं। चलिए, अब चूंकि ये कंपाउंड्स जब बनते हैं एक दूसरे से, ये एटम्स एसोसिएटेड होते हैं तो उनके बीच में कुछ बॉन्डिंग होती है, तभी वो एसोसिएटेड होते हैं। अब ये बॉन्डिंग किस तरीके की होती है? When atoms are joined together, they form a chemical bond that is generally of two types, covalent bond and ionic bond. ठीक है, इसमें से एक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, दूसरा थोड़ा सा उसके कंपैरेटिव में वीक होता है। कोवैलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं? कोवैलेंट bonds are formed when atoms share their electron with each other. Most atoms use this type of bond because it forms a strong and stable link between them. A water molecule is built using covalent bond. For example, आपका water molecule है, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से ये जो बॉन्ड होते हैं, कोवैलेंट टाइप ऑफ बॉन्ड का एक एग्जांपल है आपका ये। तो ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, इनको ब्रेक करना काफी मुश्किल होता है, इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होते। दूसरा जो हम बात कर रहे थे आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में। आयोनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर। These bonds are weaker than covalent bonds. For example, when sodium combines with chlorine, sodium chlorine, there is a transfer of the only electron in the outer shell of the sodium atom to the outer shell of the chlorine atom. तो आयोनिक बॉन्ड का आप ये एक देख सकते हैं किस तरीके से ये बन रहा है। ठीक है, तो अभी तक जितना भी मैंने आपको ये केमिकल बेस ऑफ लाइफ बताया, इसमें कहीं भी कोई किसी को कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नो सर। चलिए, वेरी गुड, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करेंगे, और वो इसलिए खत्म करेंगे क्योंकि ये चीजें बिल्कुल सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वे में अब जा रही हैं, अब इससे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होंगी। तो ये चीजें जब आपके माइंड में थोड़ा सा सेट हो जाएंगी, अपनी जगह बना लेंगी और एक बेस की तरह काम करेंगे, तभी हम फ्यूचर इससे आगे बनाएंगे। मीन्स आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं लाइफ के, वो फर्दर डिस्कस करेंगे। अहमद बताइए, आपका कोई क्वेश्चन है? सर वो बॉन्ड वाला बता दीजिएगा, आयोनिक बॉन्ड और फिर से। अच्छा, देखिए जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड्स में क्या होता है कि वो शेयर करते हैं अपना अपना इलेक्ट्रॉन। जैसे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक है। और वाटर में कितने हैं? इसमें ऑक्सीजन में कितने हैं? 8। तो ये इससे शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और जैसा कि आप डेफिनेशन भी अगर देखें इसकी कोवैलेंट बॉन्ड्स की, तो ये एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जिससे क्या होता है कि एक स्टेबल लिंक बनता है। और अगर हम कोवैलेंट बॉन्ड्स की बात करें तो इसमें क्या करते हैं, ये ट्रांसफर करते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं आपके, ऑर्बिट कर रहे हैं न्यूक्लियस के अलॉन्ग,
उसको ट्रांसफर करते हैं दूसरे में, तो ये उतना स्टेबल नहीं होता है और हाईली रिएक्टिव भी होता है। जाहिर सी बात है कि जो कंपाउंड या एलिमेंट में भी अगर हम बात करें तो जो एलिमेंट जितना अनस्टेबल होगा उतना हाईली रिएक्टिव होगा। जैसे अगर आप केवल सोडियम को अगर एयर के कांटेक्ट में ले आए तो उसमें आग लग जाती है। देखा है आपने, ये देखा भी होगा हो सकता है प्रैक्टिकल में आपने कभी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत अनस्टेबल होता है, इसलिए वो एयर से भी रिएक्ट करता है, तो उसको केमिकल में रखा जाता है। ठीक है, तो और आयोनिक बॉन्ड्स में आप फिगर में भी देख सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये थोड़े से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और वीक बॉन्ड इनको बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब आज के सेशन से रिलेटेड कोई और क्वेरी अगर किसी के मन में है तो वो पूछ सकता है। इसके आगे का हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो भी आपको ये पावरपॉइंट में भेज दूंगा, इसको अच्छे तरीके से जो आपने समझा है उसको एसोसिएट कर लीजिएगा जो आपके सामने स्लाइड पे मटेरियल रहेगा उससे, और थोड़ा सा अच्छे तरीके से डिस्कस करके अपने आप से और पॉइंट्स और अपने व्यू पॉइंट्स लिखिएगा। ठीक है, चलिए, तो कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है आज के टॉपिक पे? दूसरी बात और कि चूंकि एनाटॉमी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और साइंटिफिक बेस्ड सब्जेक्ट है, तो मैं आपसे एक फीडबैक भी चाहता हूँ कि अभी जो हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन हुआ एनाटॉमी का, इसी तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, बिल्कुल स्लो वे में और बिल्कुल समझा के एक एक चीज़, या थोड़ा सा फास्ट वे में इसको टेक्निकल वर्ड्स के साथ बढ़ाया जाए। जैसा आप कहेंगे वैसे मैं आगे बढ़ूंगा। थोड़ा सा फास्ट टेक्निकल सभी लोग बताएंगे, क्योंकि जो साइंस बैकग्राउंड का होगा, जो ऑलरेडी पढ़ चुका होगा, उसके लिए थोड़ी चीज़ें सिंपल हैं, और जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं उसके लिए ये चीज़ें भी नई हैं। तो आप जैसे ही कहेंगे मैं वैसे आगे बढ़ता जाऊंगा। ठीक है, हेमंत बताइए आप। सर चलेगा ऐसे ही। वैसे ऐसे चलेगा तो सबके लिए अच्छा रहेगा। शालिनी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है ऐसे ही। कीर्ति तो पहले हाथ हिला रही, नहीं सर ऐसे ही ठीक है। ऐसे सही। ऐसे ही ठीक है। हाँ, चलिए, अच्छी बात है कि आपका जो ये ग्रुप है ये एक हेट्रोजेनस ग्रुप है। इसमें जो आपका नॉलेज स्केल है अलग अलग लेवल का है। कुछ लोग पहले से इसको ज़्यादा भी पढ़ चुके हैं, तो वो मेरे लिए अच्छा रहेगा कि कुछ टिपिकल क्वेश्चंस आएंगे तो वो आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पे थोड़ा सा वर्कआउट जरूर करिएगा, क्योंकि कि आपके लिए एक नया ओरिएंटेशन है, नया स्कोप है कि एनाटॉमी को इस एंगल से अभी तक मुझे नहीं लगता कि आपने देखा होगा। नहीं सर, मैं तो केमिस्ट्री समझ के पढ़ रहा था। सारा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हमारे लाइफ का बेसिस ही है केमिकल, वहां से ही ओरिएंटेशन होना चाहिए इसका। ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद। अच्छे तरीके से इसको रिवाइज करेगा तो फिर कल हम आगे। सर थैंक यू सर।